दिल्ली की अवंतिका मार्केट में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दिन एक न एक दुकान पर चोरी हो जाती है। पुलिस भी हार मान चुकी है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। चोर बहुत ही शातिर है। तभी इंस्पेक्टर सिम्बा डिटेक्टिव जे को कॉल करता है और उसे वहाँ बुला लेता है। कुछ ही देर में डिटेक्टिव जे वहाँ पहुँच जाता है और सभी दुकान के मालिकों से बात करता है। तो एक दुकान वाला कहता है, सर, मेरी दुकान में सबसे पहले चोरी हुई थी और चोर मेरी दुकान से बहुत सारा सामान लूट कर ले गए। आपकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? नहीं सर, लेकिन अब उस चोरी के बाद मैंने लगवा लिया है, लेकिन उसका तो अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं चोर का पता करता हूँ, कुछ पता चलता है तो आपको बताता हूँ। डिटेक्टिव जे और भी दुकान वालों से बात करता है तो सब बताते हैं कि उनके यहाँ भी ऐसी ही चोरी हुई है और जब ये चोरी हुई तो उनकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसलिए चोर का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। अब मैं कैसे पता करूँ कि चोर कौन है और अगली चोरी कहाँ होने वाली है? डिटेक्टिव जे अपने घर चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। अगली सुबह उसे फिर एक दुकान वाले का फोन आता है, वो भी अवंतिका मार्केट का ही था। डिटेक्टिव जे तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचता है। आपकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? हाँ सर, मैंने समय रहते ही लगा लिया था। मुझे इन चोरियों के बारे में पता था, इसलिए मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। चलो मुझे दिखाओ। वो दुकान का मालिक उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है, पर उस फुटेज में कुछ खास नहीं मिला। चोर ने तो अपना मुंह ढका हुआ है और न ही उसने अपने पीछे कोई सबूत छोड़ा है। अब कैसे पता करूं? अगले दिन फिर एक दुकान वाले का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके यहाँ भी रात को चोरी हो गई है। अगर चोर को पकड़ना है तो हमें ये देखना होगा कि उसका अगला निशाना कौन है। चोर बहुत शातिर है, वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। मैंने तो अपनी दुकान के आगे गार्ड भी तैनात किया था, फिर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। आप अपने गार्ड को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। गार्ड वहाँ आता है। डिटेक्टिव जे उससे पूछता है तो वो गार्ड बताता है कि रात को उसकी आंख लग गई थी और जब उसकी आंख लग गई तभी ये काम हो गया। हर चोर की चोरी के पीछे कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है, यहाँ भी जरूर होगा। मुझे वही पैटर्न पता करना होगा। डिटेक्टिव जे ने सभी दुकानों से डिटेल्स मंगाई और उन सभी डिटेल्स को एक एक करके उसने ध्यान से देखा और उसे एक बात पता चली, जिससे अब डिटेक्टिव जे को पता चल गया कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। जिन जिन दुकानों में चोरी हुई है उनका नंबर था 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43। मुझे पता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। डिटेक्टिव जे को तो पता चल गया कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। क्या आपको पता चला कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है? सोचिए सोचिए, चोर एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है। नंबर का डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है। पहले 1 से 3 के बीच 2 का डिफरेंस था, उसके बाद 3 से 7 के बीच 4 का, उसके बाद 7 से 13 के बीच 6 का डिफरेंस है, उसके बाद 13 से 21 के बीच 8 का डिफरेंस है, 21 से 31 के बीच 10 का डिफरेंस है, 31 से 43 के बीच 12 का डिफरेंस। इसका मतलब अब 14 का डिफरेंस होगा और शॉप नंबर होगा 57 यानी 57। रात को डिटेक्टिव जे और इंस्पेक्टर सिम्बा शॉप में जाकर बैठ जाते हैं। ये वही शॉप थी जिसका नंबर 57 था और जब रात हुई तो चोर वहाँ पर चोरी करने आता है। डिटेक्टिव जे और सिम्बा उन्होंने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसको जमकर धोया और उससे ये भी पता किया कि वो सारा चोरी का सामान कहाँ रखता है। उसने सारा सच कबूल लिया और सारी लोकेशंस भी बता दी। सारा माल वापस दुकानदारों को वापस कर दिया गया। डिटेक्टिव जे ने इस तरह ये केस भी सॉल्व कर दिया। संभलपुर गांव में किसान अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ही आलसी थे। बिना कुछ काम किए गांव में वो सब इधर उधर घूमते बेकार की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं आए। अरे धीरे धीरे ये भी काम सीख लेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? समय बीतता गया और रामलाल के लड़के काम करना तो दूर सीखने की भी कोशिश नहीं करते। एक बार अचानक रामलाल की एक्सीडेंट हो जाती है। वह काफी दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। अरे रामू की माँ, उन चारों को बुला कर लाओ। इस स्थिति में उनसे 4 बात कर लेता हूँ।
रामलाल की पत्नी चारों बच्चों को बुलाकर लाती है। लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद आप सबका क्या होगा? तुम्हारी माँ की देखभाल कौन करेगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वो खजाना अपने खेतों में चारों दिशाओं में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना, कहता है। यह बात सुनकर चारों भाई खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके बच्चे खेत में छिपाया हुआ खजाना निकालने के लिए ठान लेते हैं। खजाने की लालच में कभी न काम किया हुआ चारों ने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई खजाना नजर नहीं आता है। चारों भाई घर आकर अपनी माँ को कहते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला माँ। ये तो नाइंसाफी है ना। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दी है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद भाइयों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार समय समय पर पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर भाइयों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। पूरे गांव के जंगल में पीलू बबली मैडम के घर में कुकिंग का काम करती थी। पीलू अपनी रसोई में भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर लगा कर रखी थी और हर रोज उन्हें भोग लगाती थी और उसके बाद खाना परोसती थी। बबली मैडम उसकी इस आदत से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बेटे टिल्लू की आदत से बहुत दुखी रहती थी। देखो ना पीलू, तुमसे मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती हूँ, लेकिन ये टिल्लू है कि कुछ भी नहीं खाता है। मैडम जी, आजकल के बच्चे सिर्फ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स। लेकिन ये सब खा खा कर देखो वो कैसा मोटा होता जा रहा है और एक नंबर का आलसी भी। इस उम्र में तो ये लोग फुर्तीले होने चाहिए। आप सब जगन्नाथ जी पर छोड़ दीजिए, उनकी भोग सबको पसंद आता है। टिल्लू मास्टर को भी एक ना एक दिन वो अपना भोग पसंद करवा देंगे। लेकिन बबली के बहुत समझाने पर भी टिल्लू बात नहीं मानता है। वो हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद नहीं खाता था। बबली बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो टिल्लू वहाँ आता है। सब्जी वाले अंकल जी, आप कहीं दूर जाकर सब्जी बेचिए। हमारे घर में बहुत सारी सब्जियां हैं। आप एक काम कीजिए, आप नदी के पार जाकर सब्जी बेचिए। क्या बोल रहे हो बेटा? नदी के पार तो दूसरा गांव है। हाँ, तो मेरे घर के बाहर सब्जी मत बेचो, भागो यहाँ से। इस तरह टिल्लू सब्जी वालों को वहाँ से भगा देता था। बबली बहुत परेशान थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तुम ही कुछ रास्ता बनाओ जगन्नाथ जी से कहकर, नहीं तो मेरा लड़का कमजोर ही रह जाएगा। ठीक है बबली मैडम, मैं कुछ सोचती हूँ। आपका कहना सही है। ऐसे तो टिल्लू मास्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। जगन्नाथ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर पीलू भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही मुझे कुछ नया खाना बनाना सिखा दीजिए, जिससे टिल्लू का भी भला हो जाए। पीलू किचन में बहुत मेहनत करती है और तरह तरह की डिशेस बनाती थी। फिर वो बहुत थक जाती थी और सोचने लगती है कि ऐसा क्या खाने की चीज बनाए कि जिसको टिल्लू भी पसंद करता था। अच्छा, टिल्लू आइसक्रीम बहुत पसंद करता है। अगर मैं वेजिटेबल से आइसक्रीम बना सकूं तो बबली मैडम का काम बन जाएगा। उसी रात जगन्नाथ जी पीलू
पीलू की नींद में दर्शन देते हैं। पीलू, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध भावनाएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं नए नए पकवान बनाना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। हे जगन्नाथ जी, आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। जय जगन्नाथ जी। फिर अगले दिन पीलू वेजिटेबल के जूस से और उसके पल्प से एकदम नए तरीके की आइसक्रीम बना देती है और बबली मैडम को एक बार टेस्ट कराकर देखती है। बबली को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। वाह पीलू, ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको टिल्लू को क्यों देना है? वो तो और बिगड़ जाएगा। जगन्नाथ जी की कृपा से मैं ये आइसक्रीम वेजिटेबल से बनाई हूँ मैडम। ये सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बिना टिल्लू को बताए उसे पहले वेजिटेबल आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर ऐसे ही पीलू अलग अलग इडली, रोल्स और वेजिटेबल से बनी चीज खिलाते जाती है। मम्मी, मुझे अब नूडल्स और फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अब तो मुझे पीलू आंटी जी के हाथों का खाना ही अच्छा लगता है। टिल्लू बेटा, तुम तो सुधर गए। असल में पीलू आंटी तुम्हें वेजिटेबल से बनी डिशेस ही खिला रही थी। देखो अब तुम कितने फुर्तीले और ताकतवर और होशियार हो गए हो। अरे वाह, थैंक यू पीलू आंटी। टिल्लू बेटा, आप स्वस्थ रहो, यही हम चाहते हैं, लेकिन ये सब जगन्नाथ जी के कारण ही हो पाया। और इस तरह से पीलू को बबली एक वेजिटेबल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री लगा कर दे देती है और पीलू भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते हुए अपना काम करती रहती है और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताने लगती है।